हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का, वो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर रिएक्शन ए से बी प्लस सी टाइप होगी तो फिर वहाँ पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सिंगल रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट के लिए पढ़ा था। अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो फिर वहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से अप्रोच करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो इसको यहाँ पर देखिए, हेडिंग जो लिखी गई है आपके सामने, दैट इज मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसका ये मतलब है कि वापस से जो रिएक्शन होगी वो ए से बी प्लस सी टाइप होगी, ऐसी होगी जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है k इज इक्वल्स टू 1/t ln c इंफिनिटी माइनस सी नॉट अपॉन सी इंफिनिटी माइनस सी टी, जहाँ पर सी नॉट इनिशियली टोटल कॉन्सेंट्रेशन है। इनिशियली आपने जो भी टोटल कॉन्सेंट्रेशन ली है, ये ज़रूरी नहीं है ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन है। जो भी आपके पास इनिशियली कंटेनर में टोटल कॉन्सेंट्रेशन था उसकी बात हो रही है। सी टी है वही टोटल कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पर, सी नॉट इनिशियल टाइम पर है, और सी इंफिनिटी है इनफाइनाइट टाइम बाद टोटल कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है कंटेनर के अंदर। टोटल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बिल्कुल भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट की टोटल कॉन्सेंट्रेशन से नहीं है, वो प्रोडक्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, रिएक्टेंट की भी। कहने का मतलब टोटल कॉन्सेंट्रेशन से है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दूं, जैसा कि मैं गैसेस रिएक्टेंट के केसेस में कर सकता हूं, गैसेस रिएक्टेंट के केसेस में चाहे मैं कॉन्सेंट्रेशन लूं चाहे प्रेशर लूं, सेम बात होगी जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी जा चुकी है। तो सेकेंड पॉइंट में कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दिया गया है और हमारे पास सेम इक्वेशन इस तरीके से आई है, k इज इक्वल्स टू 1/t k is equals to 1/t into ln p infinity minus p नॉट अपॉन p infinity minus pt। यहाँ पर p प्रेशर रिप्रेजेंट हो रहा है p से। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जो p इंफिनिटी की वैल्यू होगी वो हम रखेंगे n p नॉट। जहाँ पर n क्या होता है वो देखते हैं। देखिए n क्या है वो एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी के लिए ये बोला गया है कि p इंफिनिटी का वैल्यू n p नॉट होगा, और n की वैल्यू क्या है वो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए रिएक्शन ए से 4b जा रही है, तो यहां पर रिएक्टेंट के 1 मोल से प्रोडक्ट के 4 मोल बन रहे हैं, तो यहां पर n की वैल्यू 4 होगी। दूसरे एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं ए से 2b प्लस सी रिएक्शन जब जा रही है तो रिएक्टेंट के 1 मोल से टोटल 3 मोल प्रोडक्ट के ऑब्टेन होंगे, तो यहां पर n की वैल्यू 3 होगी। तीसरी वाली रिएक्शन में आप देखेंगे 2a से 6b रिएक्शन जा रही है, तो यहां पर 2 मोल रिएक्टेंट से 6 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो 1 मोल रिएक्टेंट से 3 मोल प्रोडक्ट का बनेगा, तो n की वैल्यू 3 होगी। हमें किसी भी रिएक्शन में ये देखना है कि रिएक्टेंट का अगर 1 मोल ले लेंगे तो प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा, ये चीज हमें यहां पर ऑब्जर्व करनी है। तो ये दो फॉर्मूले लगाएंगे। अगर आपके पास रिएक्शंस ऐसी आती हैं ए से बी प्लस सी, या कैसी भी रिएक्शन आती है ए प्लस बी से सी प्लस डी आती है, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो ये फॉर्मूलेज एप्लीकेबल हो जाएंगे उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आप यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं मॉनिटरिंग ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। ये दो फॉर्मूले लिखेंगे। अगर क्वेश्चन कंसंट्रेशन के टर्म में आता है तो आप पहला फॉर्मूला लगा देंगे, और क्वेश्चन अगर प्रेशर के टर्म में आता है तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे। सिंगल रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट में फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑलरेडी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, ln a नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल्स टू के टी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। ये वाला फॉर्मूला सिंगल रिएक्टेंट और सिंगल प्रोडक्ट के केस में लगाएंगे।
एक बात को थोड़ा ध्यान से सुने। डीसी नंबर 2 में डीसी नंबर 8 में शायद क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने देखा होगा तो उसका सोल्यूशन मैंने जो आपको भेजा था, तो डीसी नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर आप ऐसे कर रहे हैं उसको, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था, Na से बी टाइप रिएक्शन में आप के की वैल्यू को Nk कर देंगे, ये चीज बिल्कुल सही है। लेकिन अगर A से Na मतलब A से Nb टाइप रिएक्शन होगी तो फिर मैंने आपको वहां पर एक चीज ऐसे बता दी थी कि 1/n कर देंगे, तो फिर 1/n इंटू ए से लेके बी तक वो रिएक्शन चली जाएगी, फिर k की वैल्यू k/n हो जाएगी, तो वो वहां पर चीज गलत हो जाएगी। स्टोइशियोमेट्री मत चेंज करना किसी केमिकल रिएक्शन की, वो सिर्फ ऐसे ही बता दिया गया था, स्टोइशियोमेट्री मत चेंज करना केमिकल रिएक्शन की। ए से अगर 3b है तो इसको a/3 से b मत लिखना, 3a से b है तो बिल्कुल वो सारे फॉर्मूले लग जाएंगे, k की वैल्यू को 3k कर देना। लेकिन अगर प्रोडक्ट जैसे a से 3b रिएक्शन है तो इसको a/3 से लेके b मत लिखना, और फिर वहां पर k की वैल्यू k/3 मत करना, ऐसा करने से गलत आ रहा है। मैंने प्रूव करके देख लिया इस चीज को, ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सिर्फ Na से b के लिए ये सब वैलिड है, a से लेके nb में हम a/n से b नहीं कर सकते। स्टोइशियोमेट्री चेंज मत करना, कहने का मतलब ये है, उस चीज को ध्यान देना। उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराया है तुम्हें, और वहां पर मैंने भी गलती की है कि a से 3b शायद रिएक्शन जा रही थी, तो उसको लिखा था 1/3 a से लेके b तक, तो उस क्वेश्चन को या तो कट कर लेंगे या तो सही कर लेंगे, क्योंकि उसका प्रूव करने के बाद ये समझ में आ रहा है Na से लेके b तक तो सेटिस्फाई हो रहा है ये चीज कि k की वैल्यू को nk कर देंगे। लेकिन अगर रिएक्शन a से nb है तो फिर इसको नहीं लिखेंगे हम a/n से b तक, स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं करेंगे। अगेन Na से b वाला पॉइंट एकदम सही है, वहां पर k की वैल्यू को nk कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे करोगे तो आंसर नहीं आ रहा है, मैंने भी करके देखा था, और ये प्रूव करने के बाद पॉइंट क्लियर हो जा रहा है कि Na से b तक ही वैलिड है, a से nb के लिए वैलिड नहीं होगा। a से nb के लिए आप जैसे पहले करते थे, k की वैल्यू को k ही रखो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन को आप देख के, उसका सोल्यूशन देख के चीजों को समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। फॉर्मूला नंबर 2 लिख लेंगे यहां पर, ये जल्दी से लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर कॉन्सेंट्रेशन आती है तो पहला वाला फॉर्मूला लगाना, क्वेश्चन में अगर प्रेशर आता है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना। ये जो हमने बातें की हैं ये मल्टीपल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट वाली रिएक्शंस के लिए की हैं। सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट के लिए ऑलरेडी हम चीजें पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जहां पर हमने फॉर्मूला लिखा था KT = ln A0/AT। A0 AT की वैल्यू को आप प्रेशर से भी चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस प्रोडक्ट हैं तो। अगर अभी जो मैंने DC8 से रिलेटेड बात बोली है, अगर आपको कोई चीज डाउट रह गई है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो उस चीज को कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर समझ में नहीं आई है तो। और अगर समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिससे आपको पता चल जाएगा कि n क्या होता है, तो इस एग्जाम्पल को देख के फिर बहुत जल्दी से इसको कॉपी करें। जितने फिजिक्स के क्वेश्चन भेजे गए थे आप उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, और एक बार नहीं 2-3 बार सॉल्व कर लो, जिससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी। और जो भी केमिकल काइनेटिक्स के थ्योरी नोट्स में क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उनको रिपीट करते रहें, क्योंकि ये नई चीज़ें, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए समझने में चीज़ों को, तो आप जब रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में रिएक्शन है A से 2B + C। देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा है Ka, यहां से ये पता चल गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियली ओनली A इज टेकन एट 100 टॉर।
आफ्टर 20 सेकेंड टोटल प्रेशर इज 250 टॉर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहां पर कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ। अगेन मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। रिएक्शन ए से टू बी प्लस सी जा रही है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, जो ये बता देता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनिशियली ए लिया गया है जिसका प्रेशर है 100 टॉर, 100 टॉर। कुछ समय बाद 20 सेकंड बाद टोटल प्रेशर 250 टॉर हो जाता है। तो ऑब्वियसली ए से बी और सी भी बन गए होंगे, तो इसलिए प्रेशर इंक्रीज हो गया है। अब हम यहां पर इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो अप्रोच देख रहे हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि प्रेशर की बात की गई है तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे, विच इज K is equals to 1 by T into ln P infinity minus P naught upon P infinity minus PT। यहां पर ये जो 1 by T है ये हाफ लाइफ नहीं है, ये T टाइम, ये जो PT में प्रेशर है T टाइम पर, उस टाइम की बात की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 20 सेकंड बाद टोटल प्रेशर हो रहा है 250। तो PT का वैल्यू कितना दिया है 250 और T का वैल्यू कितना है 20 सेकंड। तो K का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे 1 by 20 ln P इंफिनिटी माइनस पी नॉट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, P इंफिनिटी की वैल्यू आप एन पी नॉट रखेंगे, तो P इंफिनिटी एन पी नॉट रखा दिया आपने। और N की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए आप सोच के बताएं क्या होगी। 1 से 3 मोल बन रहे हैं तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो यहां पर N की वैल्यू 3 रख देंगे। P नॉट की वैल्यू कितनी, इनिशियली प्रेशर कितना था, विच इज 100 था प्रेशर, तो P नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा 100। तो यहां से आप एन पी नॉट माइनस पी नॉट 300 माइनस 100 200 और एन पी नॉट माइनस पी टी 300 माइनस पी टी 250 है। आप वैल्यूज को पुट कर देंगे। एल एन के आर्गूमेंट के अंदर, मतलब एल एन के अंदर 4 आ जाएगा और जो वैल्यू मिलेगी 1 बाई 20 इंटू एल एन 4, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एल एन 4 को आप क्या लिख देंगे 2 एल एन 2 लिख सकते हैं और अपॉन 20 है, तो यहां से के का वैल्यू कितना आ गया एल एन 2 बाई 10। के का वैल्यू कितना आ गया एल एन 2 बाई 10। ठीक है, अब टी हाफ निकाल लेंगे आप, तो टी हाफ का वैल्यू क्या आ जाएगा एल एन 2 बाई के। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी हाफ वही फॉर्मूला लगेगा जो पहले लगता था। के का वैल्यू निकालने के लिए बस हमने नया फॉर्मूला प्रोड्यूस किया है। जब रिएक्शन में मल्टीपल रिएक्टेंट्स या मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, के का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो टी हाफ तो वैसे ही निकालेंगे एल एन 2 बाई के, तो के का वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, एल एन 2 बाई 10 है, तो एल एन 2 बाई के में के का वैल्यू रखेंगे, आंसर 10 सेकेंड आ जाएगा। तो यहां से आप ये क्वेश्चन लिख लें पहले। ये क्वेश्चन लिख लेंगे आप। बीच बीच में थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाता है, तो हो सकता है वीडियो उतना स्मूथली फिर वहाँ पर प्रोसीड ना कर, उस समय ना करता हो, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट कर देंगे इस चीज़ में। आजकल थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है। ये क्वेश्चन लिख लेंगे और अपने आप से एक बार करने की कोशिश करेंगे करने की। अगर आपके पास 12th की एनसीईआरटी है तो जो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, साथ साथ में आप, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, मैं फिर भी, ये मेरा सजेशन नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ते चलें, मेरा सजेशन ये है नोट्स को रिपीट करते चलें। नोट्स में सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। लेकिन अगर फिर भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप ये बहुत जल्दी कर लेते हैं जो भी नोट्स वाली चीज़ें हैं, और आपको बहुत अच्छे से आ भी जाता है ये, तो फिर आप उससे ज़्यादा करना चाहें तो आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। उस केस में फिर एनसीईआरटी को पढ़ते चलेंगे। जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो एक बार पढ़ के ख़त्म नहीं करेंगे, उसको मल्टीपल टाइम्स लेके चलेंगे। यही तरीका फॉलो करें जो इतने सालों में मैंने सीखा है कि कोई भी बच्चा अगर किसी एग्ज़ाम को सेलेक्ट करना चाहता है तो वो यही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। 50 चीज़ें बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वो सिर्फ k की वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। टी हाफ का फॉर्मूला अभी भी एज इट इज है, ln2/k फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हमारे सिलेबस में जो मोस्टली क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर दिखेंगे। चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठे होंगे फिर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होंगे, और जो कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लगाएंगे तो वहां पर भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर्मूला लगा के सबसे पहले आपने k की वैल्यू निकाल ली, ln2/10 आ गया, और फिर टी हाफ का फॉर्मूला ln2/k में वो वैल्यू पुट कर दी, तो आपका जो हाफ लाइफ आ गया वो आ गया 10 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स में दो सेक्शन है। सेक्शन 1 में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बातें करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन सब के बारे में बातें करते हैं। ये एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है अभी। इसके बाद ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आ जाती है, कोलिजन थ्योरी आ जाती है, मॉलिक्यूलरिटी की बातें करते हैं। तो एक दूसरा सेक्शन स्टार्ट हुआ है केमिकल काइनेटिक्स में, जो बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा केमिकल काइनेटिक्स का। स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट कहता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट मींस कोलिजन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल। कोई भी दो रिएक्टेंट कोलिजन अगर करेंगे तो उस कोलिजन से एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यही केमिकल रिएक्शन होती है। तो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में बोला है नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ कोलिजन ज्यादा होता है, इसलिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में फॉर्म होना स्टार्ट कर जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीड्स टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन बट ऑल कोलिजन डू नॉट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में जरूर प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन प्रत्येक बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें और प्रोडक्ट बन जाए ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है 50 बार अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो 10 बार प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है और 40 बार वो कोलिजन बेकार हो सकता है, वहां से कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये इस पॉइंट से हमको समझ में आ जाता है। इट मींस ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव कोलिजन। वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाते हैं जिन कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो ये तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि प्रत्येक प्रकार के कोलिजन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं। वही कोलिजन इफेक्टिव होंगे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे, और सारे कोलिजन से प्रोडक्ट हमको नहीं मिलने वाला। पॉइंट नंबर 4 बोलता है दोज कोलिजन लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन। ऑलरेडी बताया जा चुका है ये पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर एक देख सकते हैं एक रिएक्शन हम a प्लस ए बी से A2 प्लस बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए A और AB के बीच में दो प्रकार से कोलिजन हो सकता है। एक तो A वाला मॉलिक्यूल है और यहां पर आप AB का ओरिएंटेशन देखिए। A का मॉलिक्यूल AB में A का एटम लेफ्ट साइड में है और B का एटम राइट साइड में है। कोलिजन 2 में B का एटम लेफ्ट साइड में है, A का एटम राइट साइड में है। अब आप देखिए प्रोडक्ट क्या बन रहा है, A और AB के बीच में रिएक्शन हो रही है।
तो A2 प्लस बी बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ए को टकराना चाहिए, तब जाके A2 बनेगा। आप कोलिजन 1 देख लीजिए और कोलिजन 2 देख लीजिए। कोलिजन 2 में ए बी को जाके टकरा रहा है, टकरा ए बी को ही रहा है, लेकिन बी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट कोलिजन कर रहा है। कोलिजन 1 में ए के साथ डायरेक्ट कोलिजन कर रहा है, तो जब ए के साथ डायरेक्ट कोलिजन करेगा तब जाके A2 बनेगा। ए के साथ डायरेक्ट कोलिजन किया, A2 बनाया और बी बाहर निकल गया। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होगी। तो ऐसे कोलिजन जिसमें ए बी से इस प्रकार से कोलिजन 1 में जैसे टकरा रहा है, वैसे अगर ए टकराता है तो वो प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन अगर ए बी से कोलिजन 2 जैसा टकराए तो वहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोलिजन 2 इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, लेकिन कोलिजन 1 इफेक्टिव कोलिजन है। तो यहां पर वही बोला है, कोलिजन 1 इज इफेक्टिव बट कोलिजन 2 इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन। अब आपकी बारी है, यहां से आप लिखना स्टार्ट करें ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में। कोई पॉइंट अगर मिस हो जाता है, नहीं समझ में आता है आपको, तो आप वो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी डाउट्स, तो मैं आपको फिर बता दूंगा वो पॉइंट वापस से।
रिएक्शन होने का मतलब है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अब, फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन मैटर्स। ओरिएंटेशन कैसा है कोलिजन का, किस प्रकार से दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, वो मैटर करेगा कि कोलिजन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। ये फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, फिर एक नई कहानी स्टार्ट होगी, फिर मैं वहां से एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। तो फिफ्थ पॉइंट यहां से आप पहले फिफ्थ पॉइंट लिख लेंगे। देखिए देखते हैं हम सिक्स्थ पॉइंट। देखिए सिक्स्थ पॉइंट में एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में एक कर्व बनाया गया है। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने एक रिएक्टेंट एक कंटेनर में ले लिया, मतलब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स ले लिए एक कंटेनर के अंदर, और आपने रिएक्शन कराना स्टार्ट कर दिया। तो वो रिएक्शन धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेगी। इसका ये मतलब है कि धीरे धीरे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस टाइम को हम बोल रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। फिर अब देखिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कुछ और होगी, और वो जब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो उनकी एनर्जी कुछ और होगी। तो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होता है। जैसे यहां पर एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में कर्व प्लॉट किया गया है। आप यहां पर देखिए, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये नीचे वाला पॉइंट जहां आर लिखा है, कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब हो गया ये रिएक्टेंट है, और जो यहां पर P लिखा है उसका मतलब है ये प्रोडक्ट है। अब अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं और इसको ले जाके वाई एक्सिस पर कट करूं, तो ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये वर्टिकल गैप, ये जो है, इसको हम बोलेंगे एवरेज मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। समझिए ध्यान से, एक सेकेंड। ये देखिए, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप, इसको हम बोलेंगे ई रिएक्टेंट। और फिर ये जो पी वाला पॉइंट है और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन वाली एक्सेस के बीच में जो गैप है, इसको हम बोलेंगे ई प्रोडक्ट। ये देखिए ई प्रोडक्ट है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये जो गैप है ये ई प्रोडक्ट है, और ये वाला गैप ये ई रिएक्टेंट है। ई रिएक्टेंट बोलने का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए नीचे क्या लिखा है, एवरेज एनर्जी possessed बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। देखिए सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक प्रकार की एनर्जी नहीं होगी। किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी होगी, किसी के पास कम एनर्जी होगी। अब इन सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, अगर हम उसका एवरेज ले लें स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्टेंट को एक कंटेनर में मिक्स किया तो प्रत्येक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग अलग थी, और हमने प्रत्येक मॉलिक्यूल की एनर्जी का एवरेज निकाल के रखा तो हमें कुछ वैल्यू मिली। वो वैल्यू क्या है, ई रिएक्टेंट है। ऐसे ही जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स का भी डिफरेंट एनर्जी होगा हर मॉलिक्यूल्स का। तो ऐसा ही हमने वहां पर भी किया, एवरेज निकाल के देखा प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी का, तो वो एवरेज हमको मिल गया ई प्रोडक्ट। ई प्रोडक्ट का मतलब है एवरेज एनर्जी पोजेस्ड बाय प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। तो उम्मीद है आपको ई रिएक्टेंट और ई प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए ये जो कर्व बनाया गया है, ये बताया गया है कि रिएक्शन कैसे होती है, उसका एनर्जी कैसे कैसे चेंज होता है, वो इस डायग्राम में आपको शो किया गया है। देखिए जो टॉप वाला पॉइंट है, ये टॉप वाला पॉइंट,
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए, ये जो टॉप वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस टॉप पॉइंट को बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट से पहले पहले तो रिएक्टेंट है और इसके बाद वो प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां पर है, उसको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, एकदम टॉप तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोडक्ट बन सकता है। अब रिएक्टेंट, सभी रिएक्टेंट के पास तो उतनी एनर्जी नहीं है। एवरेज एनर्जी जो रिएक्टेंट की है वो तो लोअर है, ट्रांजिशन स्टेट से नीचे आ रही है। ये देखिए आप, ट्रांजिशन स्टेट के नीचे है यार। अब अगर हमने कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी, कुछ एनर्जी सप्लाई कर दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, तो वो धीरे धीरे उठ के ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएंगे, और जैसे ही वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचेंगे उसके बाद वो अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हमें ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाना है जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, सो दैट कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, सो दैट कि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच की जो एनर्जी है, मतलब रिएक्टेंट को कितना एनर्जी दे दें कि वो, एवरेज एनर्जी से बात की जा रही है, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में कितनी एनर्जी ऐड कर दें कि वो सारे के सारे ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएं, वो एनर्जी कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान से वापस से सुनेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कम से कम कितनी एनर्जी सप्लाई कर दें कि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएं, या यूं कहें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कम से कम कितनी एनर्जी और सप्लाई कर दें कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाए होना। रिएक्शन स्टार्ट हो जाए मतलब वो प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट हो जाए, तो वो एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आया। अब देखिए एक और एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे ETH, ये देखिए आप, यहां पर आपको ETH दिख रहा है, ये ETH दिख रहा है। अभी ETH का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है वो समझते हैं। मैं एक्टिवेशन एनर्जी बोल चुका हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी में कितना और एनर्जी ऐड कर दे कि ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए, वो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी, जीरो से लेके ट्रांजिशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने में कितनी एनर्जी कम से कम लगती है, समझे आप, उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए इन सब की डेफिनेशन भी देख लेते हैं तो हमें बेहतर समझ में आएगा। देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। देखिए इसको ऐसे समझिए, मेरी बात समझिए। मान लीजिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास पहले एनर्जी थी 50 जूल, उनको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए 100 जूल हमने और एनर्जी दे दी। अब बताइए, हमने वो 100 जूल कम से कम एनर्जी दी है, इससे ज्यादा देंगे तो रिएक्शन तो हो जाएगी, हमें कम से कम उनको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाना है। अगर वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गए तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, उससे ऊपर पहुंच गए तो भी स्टार्ट तो हो ही गई। तो कम से कम हमने एनर्जी उनको 100 जूल दे दी, 50 जूल उनके पास पहले से थी। सुनो ध्यान से फिर से, हो सकता है पहले मैंने कुछ और बोला, अब ध्यान सुनना। मान लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास पहले एवरेज एनर्जी थी 50 जूल, अब उनको हमने 100 जूल एनर्जी और दे दी। अब उनके पास कितनी हो गई, 150 जूल हो गई। तो 150 जूल जब उनकी एनर्जी हुई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, तब जाके रिएक्शन स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए सो दैट की रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, 150 जूल। बात समझे? तो वो 150 जूल क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपने कितनी एनर्जी दी, एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी दी जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो वो कितनी एनर्जी थी, 100 जूल। तो वो 100 जूल कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी, और वो पूरा 150 जूल क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। आई होप डिफरेंस समझ में आया होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है,
चलिए अभी धीरे धीरे और बहुत कुछ चीज़ें इसमें समझेंगे। तो अब आपको ये डायग्राम बना लेना चाहिए यहाँ से, 6th पॉइंट में जो इंक्लूड किया गया है। ये एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को कहीं ना कहीं आप टाइम से रिलेट कर सकते हैं, समझने के लिए समझ सकते हैं कि टाइम और एनर्जी का एक कर्व प्लॉट किया गया है, जहां पर रिएक्टेंट को दिखाया गया है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को दिखाया गया मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी को दिखाया गया है, प्रोडक्ट की एनर्जी को दिखाया गया है और ट्रांजिशन स्टेट को दिखाया गया है। प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट बन सकता है। अगर वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गया तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहाड़ी है एक और एक बॉल है आर पॉइंट पर, उसको पी पॉइंट तक पहुंचनी है, तो आप इतनी एनर्जी दे दो कि वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, उसके बाद वो सड़क के पी तक तो अपने आप पहुंच जाएगा। ऐसे ही है, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल वहां पर पड़ा है, उसको पी तक पहुंचाना है, तो आप कम से कम इतनी एनर्जी दे दो कि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए। उससे ज़्यादा दोगे तो भी पहुंच जाएगा, मिनिमम एनर्जी की हम बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छे से आप ये डायग्राम बना लेंगे। ये डायग्राम बना लेना, तो एक बार मुझे ये बता देना कि हो गया है, क्योंकि डायग्राम बनाने में अलग अलग टाइम लग सकता है किसी को, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक बार जैसे ही आपका डायग्राम बना के कंप्लीट हो जाएगा, जिसका भी पहले हो जाएगा वो बता देना। आर पॉइंट की जो हाइट है उसको ई रिएक्टेंट बोल रहे हैं, पी पॉइंट की जो हाइट है उसको ई प्रोडक्ट बोल रहे हैं, और ट्रांजिशन स्टेट की जो हाइट है कहाँ से ले रहे हैं, ग्राउंड किसको मान रहे हैं, ये एक्सेस जो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है उसको ग्राउंड मान ले रहे हैं। तो आर पॉइंट की हाइट ई रिएक्टेंट, पी पॉइंट की हाइट ई प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट की हाइट ई थ्रेशोल्ड। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट की हाइट ही क्या है, ई थ्रेशोल्ड। चलिए अगर डायग्राम बना लिया होगा आपने तो ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे आप। ई टी एच क्या है, ई रिएक्टेंट क्या है, ई प्रोडक्ट, बहुत जल्दी से लिख लेंगे इसे। थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेंगे। एक बार मैं वापस से आपको बोल देता हूं, मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज टू कन्वर्ट, नहीं इसको थोड़ा ऐसे लिखेंगे, मिनिमम एनर्जी गिवन, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे होगा, मिनिमम एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पोजेस टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, या हैज लिखा गया है, उसको पोजेस भी लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा आपको। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुल कितनी कम से कम एनर्जी हो जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लें अपने आप को। देखिए ट्रांजिशन स्टेट एक लाइन है, यहां पर देखिए अपने सामने ट्रांजिशन स्टेट एक लाइन है,
एक बॉर्डर है जिसके इधर रिएक्टेंट, जिसके लेफ्ट में रिएक्टेंट है और राइट में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स है। तो ट्रांजिशन स्टेट एक बॉर्डर है, उसके लेफ्ट में रिएक्टेंट है और राइट में प्रोडक्ट है। देखिए एक एग्जांपल है, ए प्लस ए बी से ए टू प्लस बी का फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन वही वाला एग्जांपल जो स्टार्टिंग में हमने लिया था। तो इनिशियली आपके पास क्या क्या होगा, आपके पास ए का मॉलिक्यूल होगा, ए बी का मॉलिक्यूल होगा। कहने का मतलब है इनिशियली आपके पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, और अब कुछ समय बाद ए का मॉलिक्यूल और ए बी का मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो आप देखिए कोलिजन करने के बाद क्या होगा, इनकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज एनर्जी यहां पर थी वो बढ़ के अब ऊपर पहुंच गई होगी। कहां तक पहुंच गई होगी, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गई होगी। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचेंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, उस समय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए ए और ए बी था हमारे पास, तो ए के साथ, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ए टू और बी। रिएक्टेंट है ए और ए बी और प्रोडक्ट है ए टू। तो ए और ए बी जब रिएक्ट करेंगे तो धीरे धीरे ए और ए के बीच में नया बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। ए टू बनना है तो ए और ए के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो ए और ए के बीच में नया बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, और ए और बी के बीच में जो पुराना बॉन्ड था वो टूटना स्टार्ट होगा। तो ये कहां पर होगा, ये जब ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच जाएंगे, एनर्जी बढ़ के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गए। तो जब वो ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंच जाएंगे उस समय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट के बीच में, रिएक्टेंट्स जो थे उनके बीच में जो, ऐसे बोलिए आप इसको, ऐसे बोलिए ए और बी, जैसे ए बी था, रिएक्टेंट के बीच का पुराना बॉन्ड टूटना स्टार्ट कर देगा और नया बॉन्ड बनना स्टार्ट कर देगा। तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली हो रहा होगा। इस समय ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना होगा जिसमें नया बॉन्ड भी बन रहा है, पुराना बॉन्ड भी टूट रहा है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये कब हो रहा होगा, जब ट्रांजिशन स्टेट पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पहुंच गए होंगे तब हो रहा होगा। जैसे यहां पर देखिए आप, ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। और ये काम कहां पर हो रहा होगा, ट्रांजिशन स्टेट पर हो रहा होगा। ओल्ड बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा होगा संग संग, और नया बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा होगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल, सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। वो अनस्टेबल होता है, वो थोड़ी देर के लिए बनता है। ट्रांजिशन स्टेट पर जैसे ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे तो वहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है तो उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया कहां पर, ट्रांजिशन स्टेट पर। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ा आगे और बढ़े, तो थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर बाद में हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट। बॉल एकदम हाइट पर गई, उसके बाद रुकेगी थोड़ी ना, वो सीधे कहां तक आ जाएगी, एकदम बॉटम तक आ जाएगी, प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स। तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद अपने को क्या मिलने वाला है, प्रोडक्ट मिलने वाला है, विच इज ए टू प्लस बी। तो ए और ए के बीच में बॉन्ड बन जाएंगे, ए और बी के बीच का कंप्लीटली बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमको फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली एक सिचुएशन को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है। तो एक एग्जांपल है, इसको आप बना सकते हैं यहां से।
थोड़ा इंटरनेट का इशू है, डायरेक्टली मुझे लगता है इंटरनेट चला जा रहा है आ जा रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इतना स्मूथली चीज़ें जा नहीं रही। तो चलिए, आपने यहाँ तक लिख लिया होगा कि, हाँ यहाँ तक लिख लिया होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं, इसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, हमें जो दिखता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ही दिखता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जैसी बात खाली थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करती है, वास्तविकता में इसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ये भी लिख लेंगे आप, प्रोडक्ट्स, ये सब ये लिख लो, ये वाला ये पॉइंट बना लो, उसके बाद मैं ये बता देता हूं आपको। ठीक है, इंटरनेट चला गया है तो मैंने अपने मोबाइल से इसको कनेक्ट किया है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आजकल इश्यू चल रहा है, इसी वजह से एक दो दिन लेक्चर भी नहीं हो पाए, तो थोड़ा सा इश्यू है, देखते हैं कैसे रिजॉल्व होगा, क्या रिजॉल्व हो रहा है। चलिए खैर, हम आगे देखते हैं अब अपनी बातें। आगे देखिए, एनर्जी। अब जो हमने अभी डायग्राम देखा कि रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, उसको हम एक एनर्जी डायग्राम से शो करते हैं। यहां पर देखिए, एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का डायग्राम वापस से आपको दिखाया गया है। यहां पर एक रिएक्टेंट है, फिर यहां प्रोडक्ट है, ऊपर ट्रांजिशन स्टेट है, तो रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपको पता है। अब देखिए, इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आर की जो हाइट है वो ज्यादा है, इसका मतलब ई रिएक्टेंट ज्यादा है, और पी की जो हाइट है वो कम है, इसका मतलब ई प्रोडक्ट कम है। तो यहां पर वही चीज लिखी है कि ई रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन ई प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है। तो यहां पर आप सोचिए, किसकी एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की, तो स्टेबल कौन होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। तो अगर प्रोडक्ट नीचे पाया जाएगा तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगा, और अगर प्रोडक्ट ऊपर आ गया बाई चांस, ठीक है, अभी आगे चल के ऊपर भी आएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहां पर मैंने आपको ये बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी वापस से क्या होती है, ये यहां पर देखिए आप, ये तो आर से लेके टीएस के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। फिर से एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन नहीं किया गया है, अभी तक बोल दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसको लिखा नहीं है हम लोगों ने, तो अब मैं यहां पर लिखने के लिए आपको बताता हूं। मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है, आप ये डायग्राम पहले बना लो, उसके बाद हम ये सारी बातें कर लेंगे। यहां से ये वाला डायग्राम बना लो। अगर प्रोडक्ट नीचे है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, और रिएक्टेंट की मतलब जिसकी हाइट कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से, ये बात बोली जा रही है। ये डायग्राम बना लो। चलिए, फिर उसके बाद ये लिख लेना, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये है, जिसकी हाइट कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आर और टीएस के बीच का एनर्जी गैप कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये भी कॉपी कर लेंगे आप, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को हम ये से रिप्रेजेंट करेंगे। डेफिनेशन वाइज एक्टिवेशन एनर्जी होगा मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू स्टार्ट द रिएक्शन।
फर्दर देखिए हम ई ए को कितना लिख सकते हैं, टी एस क्या है, टोटल हाइट है, और अगर मैं टोटल हाइट में से रिएक्टेंट की हाइट घटा दूं तो मुझे ई ए मिल जाएगा, क्योंकि आर से लेके आर यहां पर है और टी एस यहां पर है, तो ये एनर्जी जो है, ये गैप जो है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और जीरो वाला लेवल यहां पर है, ये पूरा गैप क्या है, ये पूरा गैप थ्रेशोल्ड एनर्जी है या ट्रांजिशन स्टेट वाली एनर्जी है। तो अगर इस पूरे गैप में से रिएक्टेंट वाली एनर्जी घटा दूंगा तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। तो ई का फॉर्मूला हो गया ई टी एस, टोटल हाइट में से रिएक्टेंट हटा दोगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, और ई टी एस को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यहां से एक फॉर्मूला जो आपको अभी के अभी लिखना चाहिए तुरंत, वो ई ए इज इक्वल टू ई टी एच माइनस ई रिएक्टेंट है, ये आप बहुत जल्दी लिख लेंगे। नेक्स्ट इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। देखिए किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसे डिफाइन होता है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी में से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो हमें डेल्टा एच रिएक्शन का मिल जाएगा। तो याद रखेंगे रिएक्शन का जो हीट चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा किसी भी रिएक्शन में, वो होगा एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये एक फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को लिखें, फिर मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन के बारे में और ज्यादा। तो पहले आप डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हेडिंग लिखें, उसके बाद ये फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। डेल्टा एच किसी भी रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी होती है। थोड़ी सी स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू स्लो कनेक्शन। ये जब सही हो जाएगा, हो सकता है 4-5 दिन लगे, प्रॉब्लम है कुछ कनेक्शन में, मुझे ऐसा ही बोला जा रहा है, उसकी वजह से ये डिले हो रहा है, स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ रही है, स्मूथली स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है। तो ये सही हो जाएगा, तब तक के लिए हम ऐसे ही करते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है शायद देखने में, कभी कभी बफर कर सकता है। तो ये फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने। अब देखिए एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में फिर से कर्व प्लॉट कर लिया गया है। अब की आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट की हाइट ज्यादा है, रिएक्टेंट की हाइट कम है, तो क्लियरली आप ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। EP इज ग्रेटर देन ER। अगर मैं यहां पर बात करूं कि डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी। तो प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी कम है, तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच, जिसके लिए ये ग्राफ बनाया गया है, उस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव बोलने का मतलब है रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यहां से ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो अब आप ये ग्राफ बनाएं और ये लिख लें कि क्योंकि प्रोडक्ट की हाइट ज्यादा है तो ईपी ज्यादा है ER से, और इस रिएक्शन के लिए, ऐसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कर्व प्लॉट किया गया है।
चलिए, तो अब देखिए दूसरे डायग्राम में एनर्जी और रिएक्शन के कर्व में प्रोडक्ट की हाइट को कम रखा गया है, रिएक्टेंट की हाइट ज्यादा है। क्लियरली प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है और यहां पर रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी से। तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाना है तो कम में से ज्यादा को घटाएंगे, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, और ये वाला जो ग्राफ या कर्व प्लॉट किया गया है वो एक्सोथर्मिक कर्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लॉट किया गया है। तो ये कर्व आप बना लें। कोई प्रॉब्लम हो रही हो स्ट्रीमिंग में तो बता देना, मुझे नहीं पता चल पाएगा, पहले पहले तुम्हें पता चलेगा, मुझे काफी टाइम बाद पता चलेगा। तो कोई अगर स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं ऐसा लग रहा हो कि आवाज कभी तो आ जाती है कभी नहीं आती है, तो इस चीज को पहले आप मुझे बता देना। मुझे लगता है कि आवाज तो सही से आ रही होगी, मैं ये ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। यहां पर ये सारी चीजें लिखेंगे, ऊपर वाले डायग्राम से ही डिराइव चीजें हैं ये। नेक्स्ट इज ई ए एफ। ए कॉमा एफ जो लिखा है वो ई के सबस्क्रिप्ट में लिखा है। सिमिलरली ई ए बी, ए कॉमा बी इज इन द सबस्क्रिप्ट ऑफ ई। ई एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ई ए बी का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो वो फॉरवर्ड भी मूव करती है और बैकवर्ड भी मूव करती है। तो वहां पर हम फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अलग प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी रिप्रेजेंट दिखाते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अलग तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को बोला जाता है। तो EAF का मतलब हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, EAB का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए मान लीजिए कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैं कंसीडर कर लेता हूं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो पहले वाले केस में हम इसका फॉरवर्ड मूव कंसीडर करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मूव कर रही है ये। तो रिएक्टेंट यहां पर है, ग्राफ में देखिए आप एनर्जी और प्रोग्रेस का ग्राफ दिखाया गया है, लिखा नहीं गया एक्सेस पर। रिएक्टेंट यहां पर है और प्रोडक्ट थोड़ा ऊपर है, तो प्रोडक्ट ज्यादा हाइट पर है, रिएक्टेंट कम हाइट पर है। अगर हम यहां पर ई ए एफ बोले तो ई, आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा ई टी एस, ये टी एस ये पूरा हाइट है, इसमें से मैं रिएक्टेंट का एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ई टी एस माइनस ई रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? ई ए एफ हो जाएगा। अब मैं इसी रिएक्शन में अगर बैकवर्ड मूव कंसीडर करूं, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट मेरे लिए रिएक्टेंट बन गया और रिएक्टेंट मेरे लिए प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब अब की मैं जो एक्टिवेशन एनर्जी लिखूंगा वो प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच की लिखूंगा, क्योंकि अब मेरे लिए प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट है, वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो प्रोडक्ट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एनर्जी देखूंगा मैं। तो अब मैं EAB मतलब बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लिखूंगा ETS माइनस ई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट TS की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी घटा दूंगा मैं, तो मुझे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। EAF में TS की एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी घटा देंगे, EAF मिल जाएगा आपको। और अगर में से प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी घटा देंगे तो आपको EAB मिल जाएगा। ये लिख लेंगे आप, एक बार यहां से लिख लें EAF और EAB। EF की एनर्जी
रिएक्शन स्टेट की एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी में से रिएक्शन की एवरेज एनर्जी घटा देंगे, एफ मिल जाएगा आपको, और अगर इसमें से प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी घटा देंगे तो आपको ईएबी मिल जाएगा। दोनों पार्ट लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है तो थोड़ी देर और कर लेते हैं हम। थोड़ा सा रफ स्ट्रीमिंग ही कंसीडर कर लेंगे, चीज़ें जब तक समझ में आएंगी तब तक ठीक है। फॉरवर्ड मूव में फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन होगी, उसको लिखेंगे ई टी एस माइनस ई रिएक्टेंट, और बैकवर्ड मूव में एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन होगी ई टी एस माइनस ई प्रोडक्ट। अब आप देखिए, जो हमने EAF और EAB डिफाइन किया है, अभी जो फॉर्मूला लिखा है EAF का और EAB का, उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, EAF और EAB को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा E प्रोडक्ट माइनस E रिएक्टेंट। और E प्रोडक्ट माइनस E रिएक्टेंट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज डेल्टा H। तो यहां से अब एक फॉर्मूला आ गया कि फॉरवर्ड वाला EA और बैकवर्ड वाला EA को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको रिएक्शन का डेल्टा H मिल जाएगा। तो यहां से एक फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपने EF निकाला है और EAB निकाला, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको E प्रोडक्ट माइनस E रिएक्टेंट मिल जाएगा और उसकी वैल्यू है डेल्टा H। ये लिख लेंगे, ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ी देर और रफ स्ट्रीमिंग समझ के ही इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। चार पांच दिन से इंटरनेट कनेक्शन साथ नहीं दे रहा है थोड़ा सा, तो वो फैक्टर है, बिल्कुल मानता हूं मैं बात को। शायद पता नहीं स्ट्रीमिंग कैसी जा रही है। ये फॉर्मूला लिख लेंगे डेल्टा एच, और जो ये डायग्राम आपने बनाया है यहाँ पर, उसमें ये दिखा देंगे पी वाली हाइट और आर वाली हाइट को अगर घटाएंगे तो हमें डेल्टा एच मिल जाएगा, विच वी ऑलरेडी नो। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा ई एफ माइनस ई ए बी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच। अब एक पॉइंट और है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर टू स्टेप रिएक्शन। मान लीजिए स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में मान लीजिए रिएक्शन ऐसी है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। हमने स्टार्टिंग में दो रिएक्शन पढ़ी थी, एक तो सिंपल रिएक्शन पढ़ी थी, एलिमेंट्री रिएक्शन। आपको याद होगा एलिमेंट्री रिएक्शन में बोला था सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा। ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ऐसी भी रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती हैं, सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, उनको मल्टीपल स्टेप चाहिए होता है कंप्लीशन के लिए। ऐसी रिएक्शन को हम मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर टू स्टेप रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मान लीजिए स्टेप 1 में हमें ए
और ए बी रिएक्टेंट हमने लेके रिएक्शन स्टार्ट कराई और A2 प्लस बी हमारा बन गया यहां पर। अब A2 जो प्रोडक्ट बना है पहली रिएक्शन से, वो प्रोडक्ट और AB जो ऑलरेडी हमारे पास रिएक्टेंट बचा है, वो मिलके हमें A3 प्लस बी दे देंगे, हमें A3 प्लस बी बना देंगे। तो हमने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट क्या लिया, A और AB, और हमें फाइनली प्रोडक्ट क्या मिल गया, A3 और B। लेकिन ये प्रोडक्ट हमको एक ही स्टेप में नहीं मिला है, 2 स्टेप के बाद हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है। अब यहां पर देखिए A और AB क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा, और A3 और B क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन बीच में भी एक चीज बन रही है, दैट इज बीच में भी एक चीज बन रही है, दैट इज A2, और A2 क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कहलाएगा। वो हमको मिल नहीं रहा है लेकिन बन तो रहा है बीच में, तो A2 इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। वो रिएक्शन के बीच में बन रहा था, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नहीं बोला जाएगा। पहली रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट जरूर है लेकिन ओवरऑल वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। ऐसी रिएक्शन में अगर हम बात करें कि कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, तो वो देखिए कर्व कैसे प्लॉट करते हैं वो देख सकते हैं आप। यहां पर देखिए A प्लस ए बी ले लिया हमने, मेरा कॉन्शियसनेस तो यही लगा है कि स्ट्रीमिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, तो चलिए समझते हैं। A प्लस ए बी हमने एक बार रिएक्टेंट किया और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़े, ठीक है। पहला वाला स्टेप कंप्लीट हुआ, तो एक स्टेप कंप्लीट हुआ तो पहले स्टेप में प्रोडक्ट क्या बन गया, A2 प्लस बी। तो जब एक स्टेप कंप्लीट हुआ तो पहला ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरे स्टेप के लिए A2 प्लस बी क्या है, रिएक्टेंट है ना, दूसरे वाले स्टेप के लिए। तो फिर से ये स्टार्ट होगा और एक नई ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी, 3 स्टेप रिएक्शन है तो 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी। तो अब देखो क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो सुनो। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये ग्राफ दिया गया है और उसमें मान लो 4 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, और पूछेगा कितना स्टेप रिएक्शन हो रहा है। तो फिर 4 ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है 4 स्टेप रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे, ट्रांजिशन स्टेट फॉर 2 स्टेप रिएक्शन। फिर से ये स्टार्ट होगा और एक नई ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा। तो अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो 2 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, 3 स्टेप रिएक्शन है तो 3 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये लिख लो फटाफट। नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर फॉर केमिकल काइनेटिक्स, मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर। तो ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ एक चीज़ें बची हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। तो मेरा कहना है कि इसको भी आप 4-5 बार रिवाइज कर लो आप नोट्स के थ्रू, और जो भी नोट्स में क्वेश्चन कराए गए हैं उनको भी 4-4 5-5 बार जब भी रिवाइज किया करो, तब वापस से लगा लिया करो, उनको पढ़ा मत करो कि ऐसे ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सेक्शन ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, पोटेंशियल वाले सेक्शन भी बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, तो पहला वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है लगभग, ठीक है। दूसरा वाला चैप्टर भी बहुत हद तक ख़त्म हो गया है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं एज ए होल पढ़ाता हूँ। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा तो इसका मतलब 2 चैप्टर, पहले 2 चैप्टर एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट समझ में आ गया होगा आपको, है ना, बीच वाला जो बन रहा है उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, ना वो रिएक्टेंट का पार्ट है ना फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट है। या कह सकते हो पहली वाली रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट है उसमें से ही कोई इंटरमीडिएट है, ठीक है।
ये कर्व प्लॉट कर लो। Next heading is Arrhenius concept for rate constant. आरेनियस जी ने रेट कांस्टेंट के बारे में कुछ बातें बोली थी, वो बातें हम यहां पर सीखने वाले हैं। देखिए, आरेनियस ने रेट कांस्टेंट के बारे में जो सबसे पहली बात बोली, रेट कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि रेट कांस्टेंट के का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली एक एक्सप्रेशन के, और वो एक्सप्रेशन है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है, के रेट कांस्टेंट है, टी है टेम्परेचर इन केल्विन, और आर है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये बात हो गई के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में। तो अब हम देखिए यहां से कुछ पॉइंट्स डिराइव कर लेते हैं जो आरेनियस का लॉ है, जो उन्होंने बोला कि रेट कांस्टेंट एक एक्सप्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां से हमने पहला पॉइंट ये डिराइव किया कि के डिपेंड करता है दो क्वांटिटी पर, वो है एक ये एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन का, और एक टेम्परेचर कंडीशन क्या है रिएक्शन की उस पर। दूसरी बात ये है कि वो जो एक्सप्रेशन है जिसके के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईआईटी में भी पूछा जा चुका है। तो ये आप याद रखेंगे कि ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखिए, सुनिए, अब मैं आपको ये फिर से बता रहा हूं, प्रत्येक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी एक बराबर नहीं होगी। कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, कुछ की बहुत कम होगी। तो एक रिएक्शन मिक्सचर है, उसके अंदर कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा है, उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होगी। और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर होंगे, उतना तेजी से रिएक्शन हो जाएगा, उतना तेजी से प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा। तो के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी के, और ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। थर्ड पॉइंट इज टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, और उतना ज्यादा रेट कांस्टेंट। ईए को बढ़ाने पर के का वैल्यू घटेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा। कैसे पता? देखिए, आप ऐसे सोच सकते हैं, ई अगर बढ़ाऊंगा तो माइनस ई कम हो जाएगा, मतलब 5 से 7 कर दिया तो -5 से -7 जाऊंगा तो घट गया ना। 5 से 7 जाने पर अगर बढ़ रहा है तो -5 से -7, माइनस में कोई नंबर अगर बढ़ाओगे तो इफेक्टिवली घटेगा। तो ई का वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो माइनस ई घट जाएगा, तो इसका मतलब माइनस ई अपॉन आर टी भी घट जाएगा। इसका मतलब ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी भी घट जाएगा। तो अगर मैं ई बढ़ाऊंगा तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल घट जाएंगे। कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल? जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, वो कम हो जाएंगे, तो रेट कांस्टेंट कम होगा, और रेट कांस्टेंट कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगी। तो ई बढ़ाने पर के घटता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी घटती है। और टेम्परेचर बढ़ाने पर, अभी देखिए अब टी बढ़ाएंगे अगर हम यहां से तो आर टी बढ़ेगा, मानते हो? तो आर टी अगर बढ़ेगा तो ई अपॉन आर टी घटेगा, डिनोमिनेटर में चला गया बढ़ने वाला, ई अपॉन आर टी घट गया। यहां तक समझ में आया? माइनस ई अपॉन आर टी क्या होगा? बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
विच हैज एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो ये बस आज के लिए इतने पॉइंट्स थे। तो आरएनएस कॉन्सेप्ट में जो भी 3-4 पॉइंट है इनको बहुत जल्दी आप लिख लो। ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा है कि e की पावर माइनस ई अपॉन RT क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इस चीज को याद रखेंगे और चीजों को ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली मैं एक स्टेटमेंट जरूर लिखूंगा। यहाँ पर सब सिंबल्स का मीनिंग, सब सिंबल्स का मतलब क्या है वो लिख लेंगे, EAKTR। अब यहाँ से एक नया पॉइंट पता चला है। एक पॉइंट हमें ऑलरेडी पता था कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये बात हमने यहाँ से प्रूव कर दी, मतलब आर्हेनियस के लॉ से प्रूव हो गई ये बात। और एक बात और पता चली है कि रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। रिएक्शन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? रिएक्टेंट से रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। रिएक्टेंट को कितना और एनर्जी सप्लाई कर दें कि वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाए। हर रिएक्टेंट की एनर्जी अलग अलग है। ऐसे बहुत सारे रिएक्टेंट ऑलरेडी मौजूद होंगे जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी रखते हैं, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट में बन सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं बिना टेम्परेचर बढ़ाए, बिना एनर्जी दिए। एनर्जी देने का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाना। सारे पॉइंट लिख लो ये। इस वाले पॉइंट को थोड़ा स्टार मार्क कर देना, हाईलाइट कर देना। E की पावर माइनस ई अपॉन RT क्या रिप्रेजेंट करता है? ऐसा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि वापस से पूछा जा सकता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट फील होता है कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर ये तीसरे और चौथे पॉइंट तो रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं चीज़ें। मुझे याद है मैंने फोर्थ वाले पॉइंट को बहुत बार आते हुए एग्जाम में देखा है। अलग अलग तरीके से पूछते हैं वो, ग्राफ्स बना के कभी पूछ लेंगे, पॉइंट नंबर 4 ही रहेगा, लेकिन कभी तो ग्राफ बना के पूछेंगे और कभी डायरेक्टली पूछ लेंगे और कभी किसी क्वेश्चन में घुमा के दूसरी चीज कर देंगे और पॉइंट सेम पूछेंगे। तो इतना कर लेना आप। ज्यादा करना चाहना तो एनसीईआरटी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जितने मैं क्वेश्चन भेजता हूं दैट आर मोर देन सफिशिएंट, उन्हीं को रिपीटेड वे में करते रहना, इससे ज्यादा कुछ मत करना। अगर तुम्हारे पास टाइम है ना तो तुम रिवाइज कर लेना। तुमको सोल्यूशन अब फिर से 2-3 बार रिवाइज कर लेना चाहिए। सोल्यूशन के एक एक फॉर्मूले टिप पर होने चाहिए। इतना सॉलिड तैयार होना चाहिए वो चैप्टर कि कोई नींद में भी उठा के पूछे तो भी तुम फॉर्मूले बता सको उसके, कि रॉल्स लॉ के क्या फॉर्मूले थे, फिर हमने क्या क्या नोट पॉइंट्स लिखे थे, वो सारे फॉर्मूले थे। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट
चीज़ें। तो रिवीजन करते रहें और आज के लिए बस इतना ही। Lecture is complete now. Thank you for